हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, लेटेस्ट करंट अफेयर्स से रिलेटेड, इस वीडियो में हम लोग उसको कवर करते हैं। 8 से 10 मिनट का ये वीडियो होता है। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी मैं इसमें कवर करता हूँ। तो इसके फ़ायदे दो होते हैं। एक तो आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे जो भी डे टू डे वर्ल्ड में चल रहा है। दूसरा ये है कि मैं चीज़ें जो हैं वो रिपीटेडली मैं रिपीट करूँगा। मतलब जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगी या फिर कोई पॉलिटी के रिलेटेड, इकोनॉमी के रिलेटेड कोई टर्म आएगी, वो भी मैं आपके लिए लगातार जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो। डेली मंडे टू सैटरडे शाम को मेरा वीडियो आएगा। टेलीग्राम पे तुरंत मैं इसका लिंक दे दूँगा, तो टेलीग्राम को भी आप लोग जो है वो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? 11 किल्ड 149 इंजर्ड इन मैसिव ब्लास्ट एट MP फायर क्रैक यूनिट। तो एक फायर क्रैकर यूनिट था जहाँ पे पटाखे वगैरह रखे जाते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। तो वहाँ पे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगभग 11 लोग जो हैं उनकी मौत हो चुकी है और लगभग 149 जो है वो इंजर्ड है। तो जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम आपको याद रखना है, मोहन यादव। उन्होंने बोला है कि इसके जो रिलेटेड है वो एक फेयर इंक्वायरी जो है वो की जाएगी। तो इस न्यूज़ में आपको याद क्या रखना है, वहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर लेटेस्ट कौन बने थे? मोहन सिंह यादव। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलेंगे। गवर्नमेंट विल फेंस बॉर्डर विद म्यांमार। तो आपको पता है म्यांमार का इशू मैं डेली एक्सप्लेन करता हूँ। म्यांमार के अंदर तो आपको पता है 2021 में जो है मिलिट्री ने अपना कब्जा कर लिया था। मिलिट्री कूप वहाँ पे हुआ था और उसके बाद वहाँ पे जो डेमोक्रेसी थी वो ख़त्म हो गई और वहाँ पे अभी जो है ना सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ गई है। मतलब जो लोकल वहाँ की जो एथनिक ग्रुप्स हैं, रिलीजियन ऑर्गेनाइजेशन है, वो मिलिट्री के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई हैं और काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वहाँ पे। ठीक है, तो अमित शाह जी ने बोला है कि हमारा जो बॉर्डर है ना, हम उसको कंप्लीट फेंसिंग कर देंगे। लगभग 1673 किलोमीटर हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग म्यांमार के साथ। तो उसमें हम लोग कंप्लीट फेंसिंग कर देंगे, मतलब उसको कवर कर देंगे। तो अभी जो है ना हम लोग वहाँ पे जो है वो फेंसिंग का जो है वो काम चल रहा है। और वहाँ से आपको पता है जो रिफ्यूजीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में इंडिया में आते हैं, जिनको हम रोहिंग्यास बोलते हैं। तो उसको चीज़ को रोकने के लिए, इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए और सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए फेंसिंग की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। तमिलनाडु बैक्स केरल सूट इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट सेंटर्स मूव टू स्टिफल स्टेट्स। तो ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है। साउथ की जो स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका हो गई, केरल हो गई, उनका ये कहना है कि सेंटर हमें जो है ना वो प्रॉपर पैसा नहीं देता है, फंडिंग प्रोवाइड नहीं करता है और हमारी स्टेट्स को दबाने की कोशिश करता है। तो केरल की जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी इस चीज़ को लेके और तमिलनाडु ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया है कि सेंटर जो है वो पैसा कम देती है। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टेलिन, उन्होंने केरल जो उनके काउंटर पार्ट हैं, जो केरल के चीफ मिनिस्टर हैं, ये भी आपको याद रखना है, पिनाराई विजयन, उनको अप्रिशिएट किया कि आप लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए इस चीज़ को लेके। तो दोनों के आपको जो है ना वो याद रखने हैं चीफ मिनिस्टर। एक तो मिस्टर स्टालिन हो गए, दूसरे हो गए विजयान। ठीक है, पिनाराई विजयान। तो ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं इस इशू को लेके कि हमें जो है ना फाइनेंशियली दबाने की कोशिश की जा रही है, सेंटर हमें जो है वो कम फंडिंग रिलीज़ करता है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। हाँ, ये ईडी की न्यूज़ है। ठीक है, ईडी के बारे में न्यूज़ है ये। एक्साइज केस ईडी टेम्पर्ड विद फुटेज ऑफ क्वेश्चनिंग। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पता है आम आदमी पार्टी जो है ना वो फंसी हुई है। मतलब जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो लगातार केजरीवाल के ऊपर, केजरीवाल की जो भी मेंबर्स हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हों, जो भी अरेस्टेड हैं, उनके ऊपर लगातार वो जो है वो छापे मार रही है। तो ईडी जो है ना वो काफ़ी न्यूज़ में रहती है। तो ईडी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी 1 मई 1956 को। ये कौन सी मिनिस्ट्री में आती है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये जो है वो काम करती है। गवर्नमेंट की ये एजेंसी है और ये कौन से केसेस को देखती है? जो फॉरेन एक्सचेंज के केसेस रहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस, मतलब जहाँ पे मनी का घोटाला होता है, या फिर जो भगोड़े इंडिया से बाहर चले जाते हैं, उन सब के केसेस जो है ना वो कौन देखता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट देखती है, जिसकी जो शुरुआत है वो 1 मई 1956 को हुई थी। ये आपको याद रखना है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मिनिस्ट्री भी आपको याद रखनी है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये जो है वो आती है।
नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए, ये वही है। हाँ, ईडी कंडक्ट्स रेड्स ओवर एमजी नरेगा इरेगुलरिटीज़ अगेंस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट्स। तो ईडी का जो है ना, ये गवर्नमेंट एजेंसी है, इसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। मिसयूज़ किस चीज़ को लेके किया जाता है, जहाँ पे भी मेन गवर्नमेंट नहीं रहेगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में नहीं रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट्स को परेशान किया जाता है, वहाँ पे छापे मारे जाते हैं इलीगली जो है वो, मतलब कुछ चीज़ें जो है ना वो सही नहीं की जाती हैं। तो अभी बंगाल के अंदर में भी क्या हो रहा है, एमजी नरेगा के अंदर में जो भी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, उनको चेक करने के लिए ईडी जो है ना वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जा रही है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, एमजी नरेगा की बात हुई है, तो एमजी नरेगा स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2005 को ये पास हुआ था और 2 फरवरी 2006 को ये लागू हुआ था। मैं आपको पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, इसका पर्पस क्या है, ये 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। जो भी मतलब रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं, उनके एक मेंबर को 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो ये जो है एक रोज़गार, राइट टू वर्क को हमारे जो है उसको प्रिजर्व करने का काम करती है। और इसको जो है ना, वर्ल्ड बैंक ने इसको बोला था एक स्टेलर एग्जाम्पल है, ठीक है, मतलब किसी को काम देने की एक स्टेलर एग्जाम्पल है। स्टेलर एग्जाम्पल का मतलब होता है कि प्रसिद्ध, मतलब उसको तारीफ़ की थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 2005 में एक्ट पास हुआ और 2006 में इसको जो है वो लागू किया गया है। 100 दिन की इसके अंडर में एम्प्लॉयमेंट मिलती है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। हाँ, एनसीएम सीक्स रिपोर्ट फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट ऑन मॉस्क डेमोलिशन। तो लास्ट मंथ क्या हुआ था, दिल्ली के अंदर में एक मॉस्क को डिमोलिश किया गया, मतलब उसको हटा दिया गया। ये मॉस्क थी महरौली मॉस्क थी, महरौली के अंदर थी, सॉरी, एक जगह का नाम है दिल्ली के अंदर में। तो जो नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटी है, ये कब बना था ये भी आपको पता होना चाहिए। 1992 के अंदर में ये एक्ट पास हुआ था और 1993 में ये बना था। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक्ट द्वारा इसको बनाया गया है। तो इसने जो है रिपोर्ट मांगी है कि क्यों इस मस्जिद को जो कि 600 साल पुरानी थी, इसको हटाया गया। तो इस चीज़ को लेके आपको पता होना चाहिए कि नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटी जो है, इसकी फॉर्मेशन 1993 को हुई थी, 1992 में जो है वो एक्ट पास हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मैं उन्हीं न्यूज़ को कवर करता हूँ जिसमें आपके लिए कुछ ना कुछ जाए। लीव अस आउट ऑफ योर कन्फ्लिक्ट, नागा ऑर्गेनाइजेशन टेल मिटेई एंड कुकीज़ो कम्युनिटीज़। मणिपुर के अंदर 2 ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, किसी भी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है, जिनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक तो मिटेई हो गया, एक कुकीज़ो कम्युनिटी है। तो इन 2 कम्युनिटी के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। जो कुकीज़ो कम्युनिटी है ना, ये हिल्स में रहती है, वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं ना वहाँ पे रहती है। और जो मिटेई कम्युनिटी है, ये कहाँ पे रहती है, जो वहाँ का प्लेन एरिया है, वहाँ पे मिटेई रहती है। कुकीज़ो जो है वो हिल्स एरियाज़ में रहती है। प्रॉब्लम क्या हुई थी, ये जो कोटा होता था, ठीक है, मतलब जो रिजर्वेशन दी जाती है वो सिर्फ पहले कुकी लोगों को दी जाती थी, शेड्यूल ट्राइब्स की। अभी ये जो है मिटेई लोगों को भी दी जा रही थी। बीजेपी गवर्नमेंट इसको देने का फैसला कर रही थी। उसी के बाद कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए और बहुत बड़े जो है वो वायलेशन हुआ। लेकिन यहाँ पे एक और ट्राइबल ग्रुप रहता है जिसको बोलते हैं नागा। तो नागा जो ग्रुप है उनके ऊपर भी जो है वो हमला हो रहा है, नागा कम्युनिटी के ऊपर। तो नागा कम्युनिटी का ये कहना है कि आप लोग जो है हमें नुकसान मत पहुंचाओ, ठीक है, हमें इस कन्फ्लिक्ट से दूर रखो। तो यही चीज़ जो है उन्होंने बोली है। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ये मसला मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट जो है हाँ, ये यूनियन गवर्नमेंट्स रेंज ऑन फाइनेंशियल ट्रांसफ़र टू स्टेट्स, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं, कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, मतलब जहाँ पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, उन स्टेट्स का ये कहना है कि हमें जो है ना फाइनेंशियल जो फंडिंग है वो बहुत कम प्रोवाइड की जा रही है, मतलब हमें बहुत कम पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और ओवर द ईयर्स अगर हम लोग देखेंगे तो ये फंडिंग जो है ना वो डिक्रीज़ भी हुई है, मतलब कम हुई है। पहले ज़्यादा पैसा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता था, अभी कम दिया जा रहा है। तो इस आर्टिकल में इसी चीज़ को लेकर चर्चा किया गया है कि कब कब जो है, मतलब किस तरह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है वो फंडिंग कम दे रही है। तो उसी चीज़ के बारे में इस आर्टिकल में चर्चा किया गया है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद मालदीव्स एक्सेलरेट प्लान टू लोअर डिपेंडेंस ऑन इंडिया। तो अभी मालदीव्स क्या कर रही है, मालदीव्स और इंडिया में आपको पता है बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। जब से वहाँ पे मिज़ू प्रेसिडेंट बने हैं, मिज़ू नाम है शायद उनका। तो उन्होंने इंडिया के जो ट्रूप्स थे, मैंने पहले भी बताया, उनको भी वहाँ से हटा दिया।
उसके बाद इंडिया का एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे चल रहा था, अंडर वाटर सर्वे बोलते हैं, उसको भी उन्होंने बंद करवा दिया। और ये थोड़े से प्रो चाइनीज़ हैं, मतलब चाइना को सपोर्ट करते हैं। कुछ मिनिस्टर्स ने कमेंट भी किए थे इंडिया को लेके। तो ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है। और अभी जो मालदीव्स है वो चाइना का टूरिज़्म को ज़्यादा बढ़ा रही है और इंडिया पे जो डिपेंडेंस है उसको कम कर रही है, यही इसमें लिखा हुआ है। तो डेलिमिटेशन एक्सरसाइज को हम लोग समझेंगे। डेलिमिटेशन एक्सरसाइज क्या होती है, किस तरह से ये काम करती है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। डेलिमिटेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ सीट्स को फिक्स करना, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स होंगी, कौन सी स्टेट को कितनी सीट मिलेगी। और एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ना, उसका एरिया तय करना, फिक्स करना कि कितने एरिया को हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलेंगे। लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, उसी को बोलते हैं डेलिमिटेशन प्रोसेस। आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये नंबर ऑफ सीट्स को जो है वो प्रोवाइड करता है लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, और जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहती हैं उनमें। ठीक है। तो अभी क्या है, 1971 में डिसाइड हुआ था कि जितनी जो सीट्स हैं वो उतनी ही रहेंगी। ठीक है, मतलब जो 1971 में जो कंसेंसस हुआ था, जो जनगणना हुई थी, उस टाइम जितनी सीट्स जो हैं वो मिली थी डिफरेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ को, डिफरेंट स्टेट्स को, वो उतनी ही फिक्स कर दी गई थी। ऐसा क्यों किया गया था? ताकि पॉपुलेशन पे थोड़ा सा कंट्रोल लाया जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या था, ताकि हायर पॉपुलेशन को स्टेट्स जो हैं वो कम करें, क्योंकि सीट्स उतनी ही रख दी गई। उसके बाद 2000 तक ये फैसला लिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ और ये डिसाइड किया गया कि 2026 तक जो है वो उतनी ही सीट्स रहेंगी। ठीक है, जितनी पहले होती थी उतनी ही फिक्स कर दिया गया उसको। अभी 2026 में जो कंसेंसस होगा, उस सेंसस होगा, मैं गलत बोल रहा हूँ, उसके बाद जो है डिसाइड किया जाएगा कि कितनी सीट्स बढ़ेंगी, कितनी जो है वो कम होंगी, उसी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो 2000 द बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्सिक्वेंसेज पर रीएडजस्टेड, जो बाउंड्रीज़ हैं उनको रीएडजस्ट किया गया 2001 में, एक की सेंसस के हिसाब से, लेकिन नंबर ऑफ़ सीट्स को उतना ही रखा गया। ठीक है, और अभी जो है 2026 में जो है इनको दोबारा चेंज किया जाएगा। इशू क्या है कि अभी जो डेलिमिटेशन होगा, जो बाउंड्रीज़ को, सीट्स को दिया जाएगा, तो क्या उसमें हम लोग जो फेडरल हमारा मतलब अलग अलग स्टेट्स को अलग हिसाब से सीट्स दी जाएंगी, जहाँ पे बीजेपी का डोमिनेंस हो सकता है उनको ज़्यादा सीट्स दी जाएँ, बाकियों को कम दी जाए। तो यही इशू चल रहा है। तो इसी के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि हमें जो है सीट्स को लगभग उतना ही रखना चाहिए। इसका सलूशन यही बताया हुआ है। नहीं तो क्या होगा, जो बीजेपी में डोमिनेंट स्टेट होंगी उन स्टेटों को फ़ायदा हो जाएगा, वहाँ पे पॉपुलेशन ऑलरेडी बढ़ रही है तो उनको ज़्यादा सीट्स मिल सकती हैं। तो यही सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है। डेलिमिटेशन के रिलेटेड आप लोग जो है वो आर्टिकल को याद रखना, 82 और 170। NIA फाइल्स केस अगेंस्ट टॉप 24 ऑपरेटिव्स ऑफ सिंडिकेट्स। NIA के बारे में बताऊंगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये। इसकी फॉर्मेशन हुई थी, मुंबई अटैक हुआ था जब 26/11 का, उसके बाद हुई थी इसकी फॉर्मेशन। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है और ये केसेस देखती है, जो भी क्राइम के रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं। तो इसने जो है ना एक ऑपरेटिव सिंडिकेट, मतलब एक ग्रुप के ख़िलाफ़ जो है, जिसमें ट्रैफिकिंग होती थी बांग्लादेश में और रोहिंग्यास की ट्रैफिकिंग होती थी इंडिया में, मतलब ट्रैफिकिंग का मतलब होता है ख़रीद फरोख्त होना, उसके रिलेटेड एक इन्होंने केस दर्ज किया है। ठीक है, एक ग्रुप के ख़िलाफ़। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। बाकी ये बिजनेस की न्यूज़ आ गई और उसके बाद स्पोर्ट्स की न्यूज़ में कुछ भी ज़्यादा नहीं है। आज इंडिया जो है वो टेस्ट मैच जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया से। तो यही था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपना कमेंट बॉक्स में अपना व्यूज़ देना। जय हिंद।